कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें अगर हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टडी उसकी करना चाहिए, तो जैसे आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। फिर उसी से निकल कर आता है डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और अगर आरएनए होता तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाता। कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए में किसके लिए सूचना निहित होती है? प्रोटीन संश्लेषण की। और जनन की मूल घटना किसकी प्रतिकृति बनाता है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। एक कोशिक जीवों में किसके द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है? तो वो कोशिका विभाजन अथवा विखंडन के द्वारा होती है। और एक कोशिकी जीव अमीबा में कोशिका विभाजन हो सकता है किसी भी तल के अंदर। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपको पूरे अंक लाने में मदद करेंगे। जब एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं तो उसे कहते हैं बहुखंडन, क्योंकि वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। और बहुखंडन करने वाले जो मुख्य रूप से एक कोशिकी जीव हैं वो मलेरिया परजीवी और प्लाज्मोडियम आदि है। अमीबा में कौन सा होता है? अमीबा में द्विखंडन होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी जो होते हैं, तो वो कई टुकड़ों में अगर उनको काट दिया जाए तो उनका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, और यह कहलाता है पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। और पुनरुद्भवन संपन्न होता है विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा। और कुछ प्राणियों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण, मतलब जो रेगुलरली उसमें विभाजन होता है उसके कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाते हैं, और यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। इस घटना को हम कहते हैं मुकुलन। और कुछ प्राणी पुनर्जनन वाली जो क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं, तो उसका एक उदाहरण हाइड्रा हो सकता है। पौधों के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं ऊतक संवर्धन। है ना, कि जिसमें पौधे के शीर्ष में जो बढ़ता हुआ भाग होता है उससे अलग करके नया पौधा बनाना ऊतक संवर्धन कहलाता है। और जब कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दें जहाँ पे उनका विकास हो सकता है, तो वो कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का छोटा समूह बना लेती, तो उसको हम कहते हैं केलस। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे। और ये जो बात यहाँ पर जैसे कायिक प्रवर्धन के बारे में लिखा है, तो ये कायिक प्रवर्धन क्या है, इससे आपके 2 अंक का भी प्रश्न तैयार हो जाता है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना या पत्तियां, अगर उनको सुटेबल कंडीशन मिले या उपयुक्त परिस्थितियां मिले तो विकसित होकर वो नया पौधा उत्पन्न करते हैं, तो इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। और इसकी जो तकनीक है वो है पर्तन, कलम अथवा रोपण, इसकी टेक्निक है। और ये जैसे नॉर्मली कायिक प्रवर्धन होता है गन्ने में, गुलाब में, अंगूर में। अब कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है? तो ये कायिक प्रवर्धन के अगर आप लाभ तैयार कर लेते हैं तो एक फ़ायदा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 2 अंक के प्रश्न में भी ये लाभ होगा कि कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि जैसे बीज से जो पौधा उगता है उसकी तुलना में कायिक प्रवर्धन से अगर पौधा तैयार हुआ है तो उसमें फूल और फल जल्दी आ जाते हैं। और फिर कायिक प्रवर्धन के जो पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से उनके जनक पौधों के समान ही होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब कायिक प्रवर्धन की तकनीक से एक फ़ायदा और है, आप चाहें तो इसके 3 लाभ भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे पौधों को उगाने के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो अपना बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे कि केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और एक किस पौधे की पत्तियों के तौर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और नए पौधों में विकसित हो जाती है, तो वो है ब्रायोफिलम। ये कायिक प्रवर्धन का एक टाइप है। बीजाणु समासंग किस में होता है, इसका एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि राइजोपस में ये होता है। फिर बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग होता है तो उस पुष्प को कहते हैं एक लिंग, एक लिंगी। जैसे पपीता है, तरबूज है, ये एक लिंगी है। और जो पुष्प में पुंकेसर भी होता है और स्त्री केसर भी होता है, मतलब पुंकेसर क्या है, वो नर जननांग है, और स्त्री केसर मादा जननांग है पुष्प का। ये अगर ये दोनों हैं तो हम उसको उभयलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल है, सरसों है, ये उभयलिंगी है। तो पुष्प में नर जननांग कौन सा हुआ? पुंकेसर। और पुष्प का मादा जननांग हुआ स्त्री केसर। परागकण जो है वो सामान्यतः कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। तो
अब पुंकेसर के जो भाग हैं, पुंकेसर क्या है, नरजन्नांग है। पुंकेसर के 2 भाग हैं, पराग कोश और तंतु। और स्त्री केसर जो मादा जन्नांग है उसके 3 भाग, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये आप याद रखिएगा। पुष्प का जो शीर्ष भाग है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, मध्य में जो लंबा भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और पुष्प के आधार पर उभरा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय। और पराग कण जो है वो पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होते हैं तो हम कहते हैं परागण हुआ है। अब इसी में अगर आप कहें कि स्वपरागण और परपरागण क्या है, तो पराग कणों का स्थानांतरण अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हुआ तो स्वपरागण, और एक पुष्प के पराग कण अगर दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हुए तो कहेंगे परपरागण। परपरागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। कीटोन लिखा है, कीटों कर दीजिएगा इसको। कीटों के द्वारा, प्राणियों, प्राणी मतलब वाहक के द्वारा। पराग कण से एक नली विकसित होती है और तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती। इसको कौन सी नली कहते हैं, पराग नली कहते हैं। एक शब्द आता है अंकुरण, वो बीज से होता है। आपको पता है कि बीज में जो भावी पौधा होता है वो नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंकुरण। फिर उसके बाद में नर जनन तंत्र के भाग कौन कौन से, बिल्कुल याद करके रखिएगा। वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शीर्ष्ण। और नर जनन कोशिका है शुक्राणु, है ना। इसमें मादा जनन कोशिका के लिए इसमें अंडाणु शब्द आ जाएगा। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन द्वारा। फिर मादा जनन तंत्र के भाग हो जाएंगे अंडाशय, अंडवाहिका, डिंबवाहिनी, गर्भाशय और योनि। इसमें एक प्रश्न इस तरीके से आ सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, और उसमें ये सारे भाग दे दें और इसमें से यहाँ बीच में कोई नर जनन तंत्र का भाग दे दें, जैसे शुक्रवाहिका दे दें, तो फिर वो नहीं होगा। तो ऐसा घुमा कर भी पूछ सकते हैं। तो हमको मादा जनन तंत्र के भाग और नर जनन तंत्र के भाग सभी याद होना चाहिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट में। पराग कोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव आपके किताब के पीछे लिखे हैं तीनों। अब अलैंगिक जनन में संतति की उत्पत्ति एक एकल जीव द्वारा होती है, और लैंगिक जनन में संतति उत्पादन जो है वो, संतति कर दीजिएगा, यहाँ पर संतरी लिखा, संतति उत्पादन है तो 2 जीव भाग लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और प्रश्न भी हो सकता है कि भ्रूण को माँ के शरीर के रुधिर से ही पोषण मिलता है, और इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम कहते हैं तश्तरी नुमा संरचना होती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। यौन संचारित रोग, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स। और अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में जो निष्कासन होता है उसको हम ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं, जो 2 से 8 दिन का होता है। आप इन ऑब्जेक्टिव्स को तैयार कीजिए तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आप लगभग आपके सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं। धन्यवाद।